कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो एक्चुअली अपना देश छोड़ करके और भाग करके भारत में आकर के वो शरण ले चुकी हैं। ये पहली बार नहीं है जब मिलिट्री ने वहाँ कब्जा कर लिया है, और अव्यवस्थाओं की वजह से अक्सर ऐसा होता है बहुत सारे डेमोक्रेसी में, और ये डेमोक्रेसी फिर वो तानाशाही और मिलिट्री रूल में बदल जाता है। तो हम ये देखेंगे कि कब कब यहाँ पे मिलिट्री रूल लगाया गया है बांग्लादेश में। और चूंकि देखो भारत के दो पड़ोसी देश ऐसे हो गए हैं जहां पे ये मिलिट्री रूल लग गया। एक तो आप देख रहे हो पूरा आग में जल रहा है, वो है म्यांमार, और दूसरा ये बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं भारत को इस आग की झड़प जो है वो लगनी ही है, और वो थोड़ा ना थोड़ा भारत के भी हाथ इसमें झुलसेंगे, चाहे वो पैसे के मामले में झुलसें, डिफेंस के मामले में झुलसें, और अपना मुंह ताक के खड़ा है पाकिस्तान, वो भी आपको हम बताएंगे। देखो आर्मी जो है इसने पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लिया है, और 15 साल के बाद उन्होंने ये किया है। आप ये भी जान लें कि इनके पिताजी को, मुजीबुर रहमान को भी 1 मिनट के अंदर 3 लोगों को गोली मारी थी आर्मी ने घेर के। इनको 15 अगस्त 1975 की आई थिंक बात है ये, जब आर्मी वालों ने इनके घर को घेर लिया था, और 1 मिनट के अंदर में इनके पिताजी को और इनके 2 भाइयों को मार डाला था, और लगभग 6-7 मिनट में इनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। और 2 बच गए थे, शेख हसीना और शेख रेहाना, जो कि जर्मनी में उस समय पढ़ाई कर रही थी। इस वजह से ये लोग बच गए थे। इनको भी चिट्ठी लिखा था कि यहाँ आना मत, नहीं तो मार देंगे। तो आर्मी कंट्रोल्ड पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर 15 ईयर्स आफ्टर द फादर ऑफ नेशन वाज असैसिनेटेड। ठीक है। मुजीब डॉटर रोज टू पावर इन 2008। आते हैं इसका पूरा हिस्ट्री समझते हैं कि क्या होने वाला है आगे चल के। और अगर आप क्लास 9-10 की क्लास भी पढ़ेंगे तो डेमोक्रेसी, तानाशाही, सैनिक शासन, ये सब अच्छे से वहां बताया गया है। इन द एड्रेस टू द मीडिया ऑन मंडे 5, बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकीर उज जमान सेड एन इंटरिम गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। इंटरिम गवर्नमेंट भारत में भी बना था जब भारत आजाद हुआ था, आपको मालूम होगा। इंटरिम गवर्नमेंट होता है टेम्पररी गवर्नमेंट, जब तक इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं तब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट किया जाता है कि मान लो देश में कुछ नियम कानून बनाने होंगे, डिसिप्लिन रखना होगा, बहुत सारे बजट पास करने होंगे, तो कोई ना कोई सरकार तो चाहिए जो सब चीज देखे। तो इंटरिम गवर्नमेंट उसके लिए बनाया जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आर्मी वाले अभी पावर में है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, और पीपल को उन्होंने कहा है कि मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। जनता को उन्होंने कह दिया कि अब आर्मी जब सत्ता में है तो पीस तो होनी जाना है। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है जस्ट रिजाइन एंड फ्लेड द कंट्री इन फेस ऑफ ऑनगोइंग प्रोटेस्ट। इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया। और जैसा इनके पिताजी के साथ हुआ था, उनको भी अल्टीमेटम दिया गया था एक पेपर पे लिख के कि इस डॉक्यूमेंट पे साइन करो, ये आपका रिजिग्नेशन है, नहीं तो मारे जाओगे। और उसने तो मतलब गुस्ताखी दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसने अपने रिवॉल्वर निकाला, इनको हिम्मत दिखा दिया। वही चीज यहाँ पे हुआ है ना, कि प्राइम मिनिस्टर को भी ये मौका दिया गया, इनको भी दिया गया कि या तो इस पे साइन करो रिजिग्नेशन, नहीं तो तुम मरो। तो इन्होंने साइन कर लिया, क्योंकि इनको तो देखा हुआ है ना इनके खानदान में जो हो चुका है। और ये भारत के हिंडन एयरबेस पे उतर चुकी हैं, ग्रेटर नोएडा में जो हिंडन एयरबेस है वहां पे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए इस इन चीजों को कि क्या डेवलपमेंट है, और इंडिया के लिए क्यों ये ज्यादा सिरदर्द होने वाला है। क्योंकि देखो आपको मालूम है पाकिस्तान मौके की तलाश में रहता है। पाकिस्तान एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम अवाक सिस्टम इसने स्वीडन से खरीद लिया है, जो कि टोटल अब इसके पास 9 हो गए हैं। भारत के पास ये कम है। भारत अपना बना रहा है ये अवाक सिस्टम, इसकी वजह से इसने खरीदा नहीं है। और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिससे युद्ध में उसको बड़ा हेल्प मिलेगा। और ये पीओके का बाउंड्री पे ही रख रहा है इसको पाकिस्तान, तो वो भी चीज हम देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन वेरी सिग्निफिकेंटली टेलीविजन पिक्चर शोड प्रोटेस्टर्स आस्किंग द हेड ऑफ जायंट गेस्टर शेख मुजीबुर रहमान, द फादर ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, मुजीब असैसिनेटेड कू आर्मी इन 1975 जस्ट 4 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस। 71 में आजाद हुआ था, 75 में इनको आर्मी कू ने मारा था। एक्चुअली अव्यवस्था जहां भी होगी, आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन की वजह से वहां बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट हो रहे थे। 300 से ज्यादा लोग जो रिकॉर्डेड है उनकी मृत्यु हुई थी, है ना। सो आर्मी कंट्रोल पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, ये था। उसके बाद 1971 का लिबरेशन वॉर हुआ, जिसमें भारत ने बहुत साथ दिया, मुक्ति वाहिनी बनाई गई, ये सब आपको पता होगा। इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने मात्र 86 सीट जीता था वेस्ट पाकिस्तान में, और ये मुजीबुर रहमान इन्होंने 160 सीट जीता था जो कि ईस्ट पाकिस्तान था। इसके बावजूद इनको बोला कि तुमको हम हेड ऑफ द स्टेट नहीं बनने देंगे, जिसकी वजह से बहुत यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया गया, पावर को मुजीबुर रहमान को नहीं दिया गया। तो बंगाली जो स्पीकिंग लोग हैं उनकी बहुत मर्डर्स हुए, किलिंग्स हुए। मर्डर इतना जघन्य तरीके से हुआ है कि पता नहीं क्यों ये मुस्लिम जहाँ भी एक तरीके से आप देखोगे मार काट अगर करते हैं
इस तरीके के मुस्लिम्स जो हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि सभी लोग ऐसे हैं, वो बहुत ही ब्रूटली एकदम मारकाट करते हैं। तो ये एक चीज है जो अधिकतर आप देखोगे, जैसे आपने इजराइल पे भी हमला देखा होगा, उसके बाद तो हालांकि इजराइल खुद बदला ले रहा है, तो उससे भी ज्यादा वो ब्रूटल अटैक्स कर रहा है, लेकिन वही बात है कि ये शुरुआत करने में हमेशा आगे रहते हैं। तो इन्होंने देखा होगा बहुत, मतलब इस पे एक किताब लिखी गई है, मैं अपने से ये नहीं कह रहा हूं, किताब का नाम है, तस्लीमा नसरीन ने लिखा है लज्जा, पढ़िएगा उसको, आप रोक नहीं पाएंगे अपने आंसुओं को। ये चीज है उस किताब में। उस किताब को लिखने की वजह से तस्लीमा नसरीन को क्या कहा गया, देश निकाला दिया गया, उन पर फतवा जारी किया गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। आपने अभी ये भी देखा होगा, एक बहुत बड़े राइटर थे जिनको चाकू से घोंप दिया गया था गर्दन पे, वो भी मतलब ये चीज़ है, जो भी आवाज़ उठाता है इनको यही हाल करेंगे। तो इन बंगाली सोल्जर्स ने फिर क्या किया, आर्मी के खिलाफ कू किया, सोल्जर मुक्ति वाहिनी में शामिल हुई, लोगों ने मिलकर के गुरिल्ला वारफेयर किया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, इनको मारा, भारत ने सपोर्ट किया, भारत ने भी लड़ाई में बाद में हिस्सा लिया, और एसएफजे मानेकशॉ थे जिन्होंने उसको फिर लिबरेट करवाया। ये चीज आप समझ लो कि इन द इयर्स ऑफ फॉलोइंग इंडिपेंडेंट टेंशन बिगेन टू इमर्ज विद इन द आर्मी ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द बंगाली सोल्जर हु हैड रिबेल्ड अगेंस्ट द पाकिस्तान इन द लीड अप द लिबरेशन वार। द फर्स्ट मिलिट्री कू कब हुआ था, ये आप समझ लो 15 अगस्त 1975 को हुआ। जैसे मैं बोला था ना कि उनके पिताजी को मार दिया गया था, पूरे खानदान को ही मार दिया गया था। फिर 2-3 महीने बाद इसी के शेख मुजीबुर रहमान में कॉमर्स मिनिस्टर था, जो कि इनसे मरवा करके खुद सत्ता पे काबिज हो गया। मुश्ताक अहमद बिकेम द प्रेसिडेंट और मेजर जनरल जियूर रहमान वाज अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ। ये सब खेला मेला होता है वहां पे। फिर 2-3 महीने के बाद फिर से एक आता है, ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ हु वाज सीन एज द सपोर्टर ऑफ मुजीब लेड अनदर कू अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज द न्यू आर्मी चीफ। वो अपने आप को आर्मी का चीफ बना दिया। मुशर्रफ पुट जियूर रहमान अंडर हाउस अरेस्ट। आई बिलीव दैट द लैटर वाज बिहाइंड द बंग बंधु किलिंग। अब चूंकि बंग बंधु का सपोर्टर था तो उसको वो अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया। थर्ड कूप भी होता है उसी साल 7 नवंबर को। दिस वाज लॉन्च बाय लेफ्ट विंग आर्मी पर्सनल इन कोलैबोरेशन विद लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन फ्रॉम द जातीय समाजतांत्रिक दल। अब देखो आपकी एक चीज बताता हूं, बांग्लादेश अवामी लीग और एक वहां और एक पार्टी है जमातिल ऐसा करके, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जियूर रहमान फॉर्म द नेशनलिस्ट पार्टी इन 1971। और एक और है, एक पार्टी इसमें जो शेख हसीना की पार्टी है, वो भारतीय समर्थित पार्टी है, भारत का भी उसको अच्छा खासा समर्थन रहता है। लेकिन दूसरा जो पार्टी है वो पार्टी ऐसा नहीं है, वो भारत के अगेंस्ट में रहता है, वो मुस्लिम कट्टरपंथी समर्थक है और वो चाहते नहीं है कि भारत से रिश्ता अच्छा रहे। चलो ये देखते हैं। फिर ये रेबल अक्यूज द प्रेसिडेंट ऑफ फेवरिंग सोल्जर्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द वार अगेंस्ट पाकिस्तान। अब यही सब चला है, जो पाकिस्तान, जो भारत के समर्थन नहीं करते, वो जाहिर से पाकिस्तान के समर्थन करते हैं। तो जनरल इरशाद कू ऑन 24 of March 1982 the chief of army staff General Hussain Mohammad Irsad took power in bloodless coup, suspending the constitution and imposing martial law. He overthrew President Abdul Sattar of BNP who had succeeded Ziaur Rahman. Irsad founded the Jatiya Party in 1986, allowed the first general election in Bangladesh 1982. देखो अब समझो कि आर्मी का इंटरफेरेंस यहाँ कहीं रुका नहीं है, ये आप समझो। 1982 के कू के बाद इसकी पार्टी जीत जाती है और ये 1990 तक इरशाद रहता है प्रेसिडेंट। ही हैड टू लीव ऑफिस आफ्टर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इन खल्द। अब फिर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट भी होगा, मतलब डेमोक्रेसी लागू करने के लिए वहां प्रोटेस्ट होगा, वहां भी हिंसा होगा। सब लोगों को ऐसा लगता है कि मिलिट्री सत्ता हथिया लेती है तो वो ठीक ही काम करती है, लेकिन वहां भी फिर वो अपने हिसाब से सत्ता चलाएंगे और जब चलाएंगे तो खत्म करेंगे सब चीजों को। Although parliamentary democracy returned to Bangladesh in 1991, interference by the army did not stop. आर्मी का इंटरफेरेंस वहां नहीं रुकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह यही हाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे बिहार में था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और भैंस तो मालूम है किसका था 1990 के दशक के बाद 2005 तक। 2006 political turmoil erupted after BNP Jamaat government's term ended. BNP and Awami League locked horns over choosing a candidate to head the necessary caretaker government before fresh elections could take place. In October that year, President Alauddin Ahmad declared himself the leader of caretaker government. Election would be held in January following year. अब 2007 तक आर्मी का जो मुहिम था, अहमद लेड मिलिट्री coup forming military backed caretaker government. Fakhruddin Ahmad, an economist, was appointed the head of the government. Vice President Jainuddin Ahmad was forced to maintain his presidency. मतलब ये नाम मात्र के सरकार ये लोग बना करके रखते थे। इसमें मोइनुद्दीन था, फखरुद्दीन था, ये लोग कोई राष्ट्रपति बन जाएगा, कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा।
इसके बाद 2008 का वो टाइम आता है जब शेख हसीना फिर से जाती हैं अपने देश और वो जा करके बहुत सारा एक्टिविटी शुरू करती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भाई ये मिलिट्री कू का इतना क्यों वहाँ माहौल है, क्योंकि देखो वहाँ जब भी आप इंजस्टिस करोगे एक बड़े खेमे के खिलाफ जिसके पास पावर है, तो अब ये है सत्ता में जब से तब से दूसरे को जीतने नहीं दे रही है। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है। तो जब भी ऐसा होगा तो फिर खेल तो दिखाता है आर्मी अपना। शेख हसीना रेजिग्नेशन इसीलिए हुआ, आप देख सकते हो इन्होंने कोटा के लिए कोटा जो बढ़ाया था उसको फिर वापस ले लिया है ना। तो शेख मुजीबुर रहमान के बाद ये शेख हसीना इसलिए देश भागी क्योंकि मुजीबुर रहमान की तरह इनका मौत ना हो। पहले दोस्तों 8 बजे से हमारा खुद सेशन है, आप देखोगे ये सारा चीज़ फोटो आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको अपना देश छोड़ना, यहाँ के लोग जो है कितना समर्थन कर रहे हैं अभी आर्मी का, कुछ ही दिनों में इनको वास्तविक सच्चाई पता चल जाएगी। और फिर ये उसके बाद आर्मी को नहीं, ये लोग एक्चुअली झंडा ढोने वाले लोग हैं, इनको कुछ समझ में आता नहीं है, इधर करेंगे उधर करेंगे तोड़फोड़, क्योंकि तोड़फोड़ करने वाली कम्युनिटी है। इनको लगता है कि हम अगर तोड़फोड़ करें तो बहुत हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, हमारा सब स्थिति ठीक हो जाएगा। खैर वो जनता उग्र रहेगी तो करेगी, लेकिन इन्होंने जो गड़बड़ी की थी उसके दम पे हम यही कहेंगे कि ये कोई तरीका नहीं है इसको ठीक करने का। बाकी भी वीडियोज आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। और जो भी होगा, क्यों रिजाइन किया आपको मालूम है, क्योंकि अनरेस्ट इतना ज़्यादा हो रहा था, वायलेंस इतना ज़्यादा हो रहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट, ये सब लोग कह रहे थे कि थोड़ा थम जाओ, लेकिन ये दमनकारी नीति अपना रही थी। और वही बात है, रिजाइन तो करना पड़ेगा क्योंकि इनको पिताजी की याद आ गई होगी, है ना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।